जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चला रहे हैं सीजी पोर्शन का, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन रहता है, इसका चौथा क्रम का टेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। जिससे पहले हम आपके लिए इससे संबंधित 3 टेस्ट वीडियो ला चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर के इन तीनों टेस्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं। और हाँ, इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी टेलीग्राम चैनल में आपको इसका जो PDF है वो बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन कीजिए और वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो आंसर की है वो आपको लास्ट पेज में वहां पे मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है? ऑप्शन है आपका उसूर, कोंटा, चारामा, दरभा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोंटा। तो कोंटा तहसील में आपका जो है गोलापल्ली का पठार स्थित है। और ये किस जिले में है? तो ये है आपके सुकमा जिले में। ठीक है, सुकमा जिले में आपका ये स्थित है। कौन सा? गोलापल्ली का पठार। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। ऑप्शन है आपका जसपुर पाट, कुसमी पाट, सामरी पाट, जारंग पाट। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सामरी पाट। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी है, कौन सा? गौरलाटा चोटी। वो आपका कहाँ है जी? गौरलाटा चोटी सामरी पाट में स्थित है। तो इसलिए हम लोग यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि जो सामरी पाट है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। ये किस जिले में है? तो ये आपके बलरामपुर जिले में है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो गौरलाटा चोटी है, इसका ऊंचाई कितना है? तो 1225 मीटर है। और हाँ, आप लोग जो है यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन सही करेंगे 50 में से, उसको आप लोग हमको कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि मेरा 50 में से इतना क्वेश्चन सही हुआ करके। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है आपका पहला, जिस पर खेती न की जा रही हो। दूसरा, खेतों के बीच का रास्ता। तीसरा, खरीफ फसल। चौथा, पानी भरा खेत। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिस पर खेती नहीं की जा रही हो। तो देखिए, परिया शब्द हम लोग छत्तीसगढ़ में किसको यूज करते हैं? जैसे आपके घर के सामने में एक खेत है और उस खेत में 2 3 4 साल से क्या नहीं हो रहा है? खेती नहीं हो रहा है, खाली पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? परिया। तो उसी को यहाँ पे बोला गया है कि जिस पर खेती ना की जा रही हो उसके हम लोग क्या बोलते हैं? परिया बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है प्रत्येक संडे को सवेरे 10 बजे आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज लेकर के आते हैं, जिसमें आपका सीजी और इंडिया दोनों पोर्शन का क्या रहता है? कुल 25-25 क्वेश्चन रहता है जी। और इसमें आपका छत्तीसगढ़ का क्या रहेगा? भूगोल, इतिहास, जनजाति और आर्थिक सर्वेक्षण, करंट अफेयर, ये सब रहता है। वैसे ही आपका इंडिया का भी रहता है। तो आप लोग उसको भी जाकर के एक बार चेक कीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा मैं आपको, तो चेक कीजिएगा। ये भी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। चलिए तो देख लेते हैं, यही जानकारी देना था आपको। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ऑप्शन दिया गया आपका, पहला है जसपुर पाट, दंडकारण्य एवं रायगढ़ बेसिन। दूसरा ऑप्शन है इंद्रावती पठार, दंतेवाड़ा, बैलाडीला। तीसरा ऑप्शन है ईब एवं मांड हसदो घाटी। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जसपुर पाट, दंडकारण्य एवं रायगढ़ बेसिन। तो ये जो है आपका 3 अलग अलग जगह पे है। मान के चलिए 3 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश है ये, ठीक है ना। जैसे कि ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का ऊपर जो हिस्सा है उसको 2 भाग में बांटा गया है ऐसे करके। ये आपका क्या है? ये आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार बोला जाता है इसको। ये आपका सामरी पाट है। फिर बीच में आपका छत्तीसगढ़ का मैदान और नीचे में दंडकारण्य का पठार। तो देखिए, जसपुर पाट आपका सामरी पाट में स्थित है, दंडकारण्य आपका यहाँ पे है, ये नीचे वाला, और जो रायगढ़ बेसिन है वो आपका कहाँ पे है? मैदानी क्षेत्र में। तो ये तीनों अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश में है। यहाँ पे आपका सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हसदेव नदी महानदी की किस ओर से सहायक नदी है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर। तो उत्तर दिशा से क्या होता है? ये हसदेव नदी जो है महानदी में आकर के मिल जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए, आपका ये महानदी ऐसे करके बह रहा है ऐसे, ठीक है, और ये जो है ये महानदी है ऐसा, और यहाँ से आपका हसदेव नदी आता है। तो ये जो महानदी है उसके नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इधर से जो भी नदी आके मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिणी सहायक नदी। और ऊपर से जो भी नदी आके मिलेगा उसको क्या बोल रहे हैं? उत्तरी सहायक नदी। तो ये जो हसदेव नदी है आपका, ये केराशिलादेही में शिवरी नारायण के पास में क्या है? केराशिलादेही नामक एक जगह है। वहां पे आकर के ये मिल जाता है किसमें? महानदी में। तो उत्तर दिशा से आ रही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपका चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकनंदिनी, महानंदा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नीलोत्पला। तो इसको याद कैसे रखना है आपको? एक लाइन आपको यहां पे याद रखना है कि वायु जो है नीला रहता है, ये सत्य है। वायु का रंग कैसा रहता है? नीला, ये सत्य है। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि वायु पुराण में जो है क्या है? महानदी का
जो नाम है वो क्या बताया गया है, नीलोत्पला। और सतयुग में क्या बोला जाता था महानदी को बोलने से, नीलोत्पला। तो ये आपको याद रखना है, वायु से वायु पुराण, सत से आपका सतयुग और नीला से आपका नीलोत्पला। तो ये महानदी का नाम है वायु पुराण और सतयुग में। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, झुमका गेज गोबरी बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपका कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एमसीबी, मतलब कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये पहले आपका कोरिया जिला में था, झुमका गेज और गोबरी बांध। लेकिन जब 33 जिला हो गया है, ठीक है, नया जब जिले बने 5, तो ये आप किस जिले में आ रहा है, तो ये आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में आ रहा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ का जो जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ है आपका? रायपुर जिले में है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, नगेसिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में पाई जाती है। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है उसको आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, पहला है दंतेवाड़ा, बस्तर एवं कांकेर, दूसरा है राजनांदगांव, कवर्धा एवं दुर्ग, तीसरा है बस्तर, कांकेर, धमतरी, चौथा है रायगढ़, सरगुजा, जसपुर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो डी जो है मतलब कि रायगढ़, सरगुजा और जसपुर, यहाँ पे आपका नगेसिया जनजाति मुख्यतः पाया जाता है। मैंने इसको आपको मैप में भी बताया है आपको कि ऐसा करके ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है। तो यहाँ आप लोग का ये क्या हो जाएगा, ये सरगुजा संभाग, और ये यहाँ पर क्या हो गया आपका एमसीबी, ये कोरिया, ये सूरजपुर, ऐसे करके आप लोग ये बनाए। तो ये बलरामपुर हुआ, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका सरगुजा हो गया, ये आपका जसपुर जिला हो गया, और यहाँ से आपका ऐसा करके कुछ रायगढ़ जिला है। तो यहाँ पे जो है बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर और रायगढ़, यहाँ पे नगेसिया जनजाति जो है निवास करती है। तो मुख्यतः इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है आपका, तो ये चारों है, लेकिन ऑप्शन में 3 दिया है, तो इसमें से आप लोग रायगढ़, सरगुजा और जसपुर ये वाला आंसर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस राज्य की किस जनजाति में चौखटिया नामक एक उपजाति पाई जाती है? ठीक है, उपजाति। अब ऑप्शन दिया है यहाँ पे, भुंजिया, भैना, बिंझवार, सोनता। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भुंजिया। तो भुंजिया जनजाति जो है, इसमें क्या बोला जाता है, 2 उपजाति पाया जाता है, ठीक है जी। भुंजिया जनजाति में कौन कौन सा, चौखटिया एक हो गया पहला में, और दूसरा आपका होता है क्या, चौखटिया भुंजिया, और दूसरा होता है चिंदा भुंजिया। तो ये दोनों आपके क्या हैं, इसके उपजाति हैं, किसके, भुंजिया जनजाति के। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, चौखटिया और चिंदा भुंजिया। अब अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ढोकू विवाह, भगोरिया विवाह, गंधर्व विवाह, पाटो विवाह। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पाटो विवाह। तो कोरकू जनजाति में पाटो विवाह बोला जाता है किसको, स्त्री पुनर्विवाह को। और ये होता क्या है, इसको आप लोग एक बार समझ लीजिए, थोड़ा अटपटा टाइप से है। मान के चलिए ये महिला है, ठीक है, ये एक क्या है, गर्ल है, और ये क्या है, बॉय है। तो इससे ये शादी की, ये लड़की इससे। अब ये लड़का जो है ये ज़्यादा धनवान नहीं है, ठीक है, और मान के चलिए दूसरा लड़का आ गया यहाँ पे, उसका नाम आ गया क्या, सी। तो ये जो दूसरा लड़का है ये जो है, ये पहले वाले लड़के से ज़्यादा क्या है, संपन्न है, धनवान है। और इन दोनों में यदि एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, किसको किसको, ये जो लड़की है और ये जो क्या है यहाँ पे जो दूसरा लड़का है, तो ये जो स्त्री है वो अपने क्या बोलते हैं, पति को छोड़ करके इस लड़के के साथ विवाह कर सकती है। तो ये क्या है आपका स्त्री पुनर्विवाह है, और इसी को क्या बोला जाता है, पाटो विवाह। मतलब जो लड़की है वो अपने पति से संपन्न व्यक्ति के साथ विवाह कर सकती है। तो ये आपका पाटो विवाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है आपका उरांव, हल्बा, नगेसिया, मुरिया। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुरिया जनजाति, ठीक है। तो मुरिया जनजाति में जो है आपका कक्सार नृत्य क्या होता है, प्रसिद्ध है। अब मुरिया जनजाति में है तो कक्सार नृत्य में होता क्या है वो देख लीजिए। तो कक्सार नृत्य जो है ये आपका जो मुरिया जनजाति का क्या है, युवा गृह, जिसको क्या बोला जाता है, गोटुल। अब इसका नाम क्या हो गया है, गोटुल हो गया। पहले घोटुल बोलते थे। तो गोटुल में क्या रहता है, लिंगोपेन देव जी रहते हैं, और लिंगोपेन देव जी को ये लोग क्या करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कक्सार नृत्य करते हैं। कहाँ पे, जो गोटुल रहता है उसके बाहर में, परिसर में, ठीक है। तो कक्सार नृत्य करते हैं, और इसमें क्या किया जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, इसमें अपना जीवन साथी भी चुनते हैं। तो जीवन साथी का चुनाव किया जाता है इसमें, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन किस भाषा में होता है? ऑप्शन है आपका लरिया, हिंदी, गोंडी, हल्बी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हल्बी। तो आप लोग जान रहे हैं कि बस्तर अंचल में जो है वहां पे क्या होता है, संपर्क भाषा हल्बी होता है, इसलिए वहां पे जो घोटुल पाटा गायन है वो किस भाषा में गाया जाता है, हल्बी में। ऐसा करके आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बस्तर में माटी तिहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका आषाढ़ माह में, पौष माह में, सावन माह के अमावस्या के दिन, चैत्र माह में। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चैत्र माह में। तो बस्तर क्षेत्र में जो है माटी तिहार कब मनाया जाता है? चैत्र माह में। इसमें क्या करते हैं माटी तिहार में? तो माटी का जो है प्राकृतिक जो स्वरूप है, मतलब कि मिट्टी जो है उसका हम लोग क्या करते हैं, उसी को क्या करते हैं, पूजा करते हैं। उसका जो प्राकृतिक स्वरूप है मिट्टी का, तो उसको पूजा करते हैं, ठीक है, मिट्टी का। तो ये होता है इसमें माटी तिहार में। कब होता है? चैत्र माह में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपका राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, बालोद। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्र सबसे ज्यादा किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो रायगढ़ जिले में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस त्योहार में बैलों की पूजा की जाती है? 4 ऑप्शन है, हरेली, मड़ई, नवाखई, पोला। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पोला। तो पोला में जो है आपका छत्तीसगढ़ में बैलों की पूजा की जाती है पोला त्योहार में, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका हरेली है इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो अपना क्या रहता है, फावड़ा रहता है, फावड़ा वगैरह जो भी कृषि में क्या होता है, काम आता है। फावड़ा हो गया आपका, अब उसको क्या क्या बोलते हैं, नांगर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हल। तो छत्तीसगढ़ी में नांगर, उसी को क्या बोला जाता है, हल। इन सब का पूजा किया जाता है, लेकिन पोला में आपका बैलों का पूजा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। अब कौन कौन सा राजधानी था सरबपुरी वंश का, वो आपको बताना है। 4 दिया गया है यहाँ पे जगह का नाम। पहला है प्रवरपुर, दूसरा है सरबपुर, तीसरा है सिरपुर, चौथा है प्रसन्नपुर। अब आपको इनमें से छांटना है कि कहाँ कहाँ पे ये लोग राजधानी बनाए थे। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4। मतलब कि इन्होंने जो है सरबपुर को, सिरपुर को और प्रसन्नपुर को अपना राजधानी बनाया था। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, प्रवरपुर इनका राजधानी नहीं था कभी। सरबपुर हो गया, सिरपुर हो गया और प्रसन्नपुर, यहाँ कोई इन्होंने अपना राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, महाशिवगुप्त बालार्जुन किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन है आपका बौद्ध, वैष्णव, शैव, जैन। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए, ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन थे ये कौन से वंश से थे? तो ये थे पांडु वंश से। इनका शासन अवधि कौन से कब से कब तक था, ये आपको याद रखना है, 595 से लेकर के 655 तक। तो ये यहाँ तक इन्होंने शासन किया। और इस बीच में जो है 639 ईस्वी में कौन आया था जी? छत्तीसगढ़ में ह्वेनसांग आया था। तो इन्हीं के शासनकाल में वो आया था। और कहाँ कहाँ इसने यात्रा किया? तो सिरपुर में किया और कहाँ किया? मल्हार में। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया आपका मल्हार, सिरपुर, ताला, रतनपुर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सिरपुर, ठीक है। तो सिरपुर में आपका क्या है जी? गंधेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ओडिशा के सोमवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? ये अगला क्वेश्चन आपका। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, शिवगुप्त, महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवगुप्त। तो शिवगुप्त जो है ओडिशा के सोमवंश का क्या था? संस्थापक था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ के राजा विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सातवाहन, सोमवंश, बाणवंश, नलवंश। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बाणवंश। और बाणवंश छत्तीसगढ़ में कहाँ शासन करती थी? तो ये था आपका पाली क्षेत्र। तो आपका कोरबा में जो पाली क्षेत्र है यहाँ पे जो है विक्रमादित्य जी जो थे उन्होंने बाणवंश में रहते हुए शासन किया है। और इन्हीं ने जो है पाली का जो प्रशस्त शिव मंदिर है उसका निर्माण कराया था। किसने? विक्रमादित्य जी ने। तो ये कौन से वंश से थे? बाणवंश से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्मार से शासन नहीं किया? अब तुम्मार से किसने शासन नहीं किया वो बताना है। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए, कलिंगराज, कमलराज, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीदेव प्रथम। देखिए, सबसे पहले तो कलिंगराज जो आए उन्होंने तुम्माड़ को ही राजधानी बनाया था अपना। फिर उसके बाद जो कमलराज थे वो इनके पुत्र थे कलिंगराज के, उन्होंने यहीं से शासन किया था तुम्माड़ से। और रत्नदेव जो प्रथम थे ये भी कहाँ से शासन कर रहे थे? तुम्माड़ से। लेकिन कुछ वर्ष बाद जो है इन्होंने रतनपुर को अपना क्या कर लिया था? राजधानी बना लिया था। लेकिन इन्होंने तुम्माड़ को राजधानी रखते हुए शासन किया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीदेव प्रथम, क्योंकि इन्होंने जो है तुम्माड़ से शासन नहीं किया। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका जसपुर, बस्तर, रतनपुर, मैनपाट। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रतनपुर। तो गज किला कहाँ है आपका? रतनपुर में स्थित है। चलिए तो अगला देख लेते हैं जी। अगला क्वेश्चन है आपका, गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है आपका रघुनाथ सिंह, राज सिंह, तखत सिंह, कल्याण साय। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राज सिंह। तो राज सिंह के जो है ये दरबारी कवि थे कौन? गोपाल मिश्र। तो इतना आपको यहाँ पे याद करके चलना है राजा का नाम, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है, तो इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। कौन से राजा के दरबारी कवि थे? तो राज सिंह के। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है आपका 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 11वीं शताब्दी में। देखिए, तो 11वीं शताब्दी में जो है इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया था किसने? तो लक्ष्मण देव राय ने। ठीक है, लक्ष्मण देव राय ने यहाँ पे क्या कराया था, जो है भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया था। किसके शासनकाल में? तो गोपाल देव जी के शासनकाल में। तो ये बहुत लोग बोलेंगे, अभी को वीडियो में कमेंट आएगा कि जो है गोपाल देव जी ने क्या कराया था, भोरमदेव मंदिर का निर्माण। लेकिन गोपाल देव ने यहाँ पे निर्माण नहीं कराया था, इनके शासनकाल में इनके मित्र लक्ष्मण देव राय ने क्या कराया था, भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया था। कब कराया था? तो 1089 ईस्वी में, जो कि 11वीं शताब्दी कहलाता है। तो देखिए, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बस्तर के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपका अजमेर सिंह, अन्नमदेव, वीर नारायण सिंह, दरियादेव। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अन्नमदेव। देखिए, यहां पे आपको समझना यह है कि जो चालुक्य बोला जा रहा है, ये किसको बोला जा रहा है? काकतीय। तो जो काकतीय वंश थे उनको क्या बोला जाता था? चालुक्य वंश भी बोला जाता था। इसलिए यहां पे ये क्वेश्चन को रखा हूं, क्योंकि काकतीय वंश बोलेगा तो आप लोग इसका आंसर दे देंगे, लेकिन बहुत लोग जो है चालुक्य वंश में फंस जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जब चालुक्य वंश का संस्थापक बोलेगा बस्तर में, तो इसका आंसर होगा अन्नमदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। ऑप्शन है आपका दलगंजन सिंह, भूपाल देव, गेंद सिंह, अजमेर सिंह। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दलगंजन सिंह। तो दलगंजन सिंह जो थे वो किसके भाई थे जी? आपके जो शासक था इस समय जब तारापुर विद्रोह हुआ, भूपाल देव। ठीक है, तो भूपाल देव के भाई थे कौन? दलगंजन सिंह, जो कि तारापुर में क्या कर रहे थे? अधिपति के रूप में वहां पे कार्य कर रहे थे। और ये जो है इन्हीं के शासनकाल में, दलगंजन सिंह के जो अधिपति थे तब तारापुर में क्या हुआ था आपका? तारापुर विद्रोह हुआ था। इस समय शासन कौन कर रहा था? तो भूपाल देव कर रहे थे। और कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका तारापुर विद्रोह 1800 लेकर के 1800 कितना 42 से लेकर के 54 के बीच में। तो 1842 से लेकर 54 तक ये चला था आपका तारापुर विद्रोह। नेतृत्व करता थे दलगंजन सिंह। इस समय शासक कौन था? तो भूपाल देव, और ये इनके भाई थे दलगंजन सिंह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमकाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। ऑप्शन है आपका लाल मिर्च व आम की टहनी, साल वृक्ष, 2 तलवार, धावड़ा वृक्ष की टहनी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल मिर्च व आम की टहनी। इसके साथ में जो है मिट्टी के ढेले भी थे, मिट्टी के ढेले जो रहते हैं, और उसके बाद आपका यहाँ पे भाला भी था। ये सब क्या थे? आपके भूमकाल विद्रोह के प्रतीक चिन्ह थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ में नियुक्त मराठा सूबेदार को सही कालानुक्रमिक रूप में क्या करना है? आपको प्रस्तुत करने वाले विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया, आप लोग ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा लंबा है, 5 सेकंड ले लीजिए आप लोग, इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महिपत राव, फिर विट्ठल राव, फिर केशव गोविंद, फिर बीकाजी गोपाल। तो सबसे पहले कौन बना था यहाँ सूबेदार? तो महिपत राव दिनकर बना। फिर उसके बाद आपका कौन आया था, ये जो दिया गया इन ऑप्शन में, तो विट्ठल राव आया। फिर उनके बाद आया था केशव गोविंद, फिर बीकाजी गोपाल। तो ये क्रम से जमा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सावंत भारती किससे संबंधित था? ऑप्शन है आपका शांतिदूत, विद्रोह, समाज सेवा, देश सेवा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्रोह। तो सावंत भारती ने कब विद्रोह किया था? तो ये जो है जब ब्रिटिश अधीक्षक कौन था जी? आपका एडमंड के बाद एग्न्यू आता है। ठीक है, एग्न्यू जब आता है ब्रिटिश अधीक्षक बन करके, एग्न्यू, उस समय सावंत भारती ने अपना क्या किया था? विद्रोह किया था। तो किससे संबंधित है ये? विद्रोह से संबंधित है। एग्न्यू के समय में इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जिलेदारों के नियुक्तिकर्ता कौन थे? ऑप्शन है आपका रघुजी द्वितीय, रघुजी प्रथम, रघुजी तृतीय, अप्पा साहेब। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रघुजी तृतीय। तो इनके शासनकाल में क्या हुआ था? जिलेदारों की नियुक्ति हुई थी। और कब से स्टार्ट हुआ ये जिलेदार नियुक्त होना? तो 1830 से लेकर के आपका कब तक चला था? 1854 तक ये चला था, जिलेदार का जो ये व्यवस्था है वो। ठीक है, जब तक मराठों ने अपना शासन किया। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ी बोली में प्रचलित 6 आगर 6 कोरी का अर्थ है। ऑप्शन है आपका 26, 36, 120, 126। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
126। देखिए 6 अगर 6 कोरी को यदि आप लोग समझेंगे तो छत्तीसगढ़ी में कोरी बोला जाता है कितना को 20 को। अब 6 कोरी बोल रहा है तो 20 × 6 कितना हो जाएगा 120, और 120 होने के बाद में आपका क्या हो जाएगा 6 अगर बोला है तो यहाँ पे +6 हो जाएगा, तो इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 126। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के क्रांति के दौरान रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन है आपका यहाँ पे एग्न्यू, सिडवेल, कैप्टन इलियट, स्मिथ। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कैप्टन इलियट। तो ये जो थे उस समय क्या थे, 1857 की क्रांति के दौरान रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहां हुआ था? ऑप्शन दिया है यहां पे रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में जो है आपका पहला श्रमिक आंदोलन हुआ था छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे हुआ था? तो आपका जो बीएनसी मिल है वहाँ पे हुआ था। कब कब हुआ? तो आपका ये हुआ था 1920 में, 24 में और 37 में, 1937 में। तो ये 3 बार हुआ था। 1920 में पहली बार हुआ, तो ये जो कि छत्तीसगढ़ का पहला श्रमिक आंदोलन था। फिर उसके बाद 24 में हुआ, फिर उसके बाद 37 में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सुंदरलाल शर्मा ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी थी? ऑप्शन है आपका 17, 20, 18, 22। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 18। तो सुंदरलाल शर्मा जी ने जो जेल पत्रिका लिखा था वो कितने पेज का था? तो 18 पेज का। वर्तमान में इसका कितना पेज है जी? 5 पेज बचा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कौन सा कथन इनमें से सही है वो बताना है। 4 कथन दिया है। पहला है इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में बना हुआ था। दूसरा है इसे नलवंशी शासक ने बनाया था। तीसरा है इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है। चौथा कथन है यह पंचायतन शैली का मंदिर है। अब इसमें से बताना है कि कौन कौन सा कथन आपका सही है। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन कौन सा? 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए यहाँ पे जो है ये 12वीं शताब्दी गलत दिया है। ये कब हुआ था जी? आपके 788 से आसपास में हुआ था ये, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया आपका, 12वीं शताब्दी नहीं है, ये 8वीं आसपास में हुआ था, 8वीं 9वीं शताब्दी में। फिर उसके बाद नलवंशी शासक ने बनवाया था, ये बिल्कुल सही है। किसने? विलासतुंग जी ने बनवाया था। फिर इसमें भगवान रामचंद्र जी का नहीं है, भगवान विष्णु का यहाँ पे क्या है? मूर्ति है। ये आपका क्या है? विष्णु मंदिर है, ठीक है। तो इसका ये गलत हो गया। तो तीसरा भी गलत हुआ, दूसरा सही हो गया, और चौथा जो है यह पंचायतन शैली का मंदिर है, ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर प्रतिशत कितना है? और किसमें बताना है आपको? प्रचलित भाव में बताना है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे 6.30, ये प्रतिशत में है सब, ठीक है। 6.30%, 7.31%, 7.33%, 8.24%। तो ये 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7.31%। तो प्रचलित भाव पर जो है प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि दर कितना है आपका इस वर्ष 2023-24 के लिए है ये, ठीक है। 2023-24 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसके लिए ये डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7.31%। अब अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में वर्ष 2011-12 जिसको हम लोग स्थिर भाव बोलते हैं, ठीक है, तो स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर प्रतिशत कितना है? तो कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर आपको बताना है 2023-24 के लिए। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 3.23%, ये सभी प्रतिशत में है, 7.13%, 5.02%, 5.82%। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 3.23%। ठीक है, कृषि क्षेत्र का जो वृद्धि दर है प्रतिशत में वो कितना है? 3.23%। किस वर्ष के लिए? 2023-24 के लिए स्थिर भाव पर। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन है आपका खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए खनन एवं उत्खनन। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र जब भी बोलेगा तो ये सब तो उसमें आएगा, लेकिन खनन एवं उत्खनन उसमें नहीं आएगा। खनन एवं उत्खनन किसमें आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। खनन एवं उत्खनन किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। लेकिन यदि इसी को उद्योग क्षेत्र यहाँ पे बोलता, द्वितीय के जगह में उद्योग बोलता, तो उसमें खनन एवं उत्खनन भी शामिल होता। लेकिन अभी के केस में इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का गठन किया गया था। ऑप्शन है आपका जुलाई 2003, जुलाई 2004, जुलाई 2005, जुलाई 2006। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी जुलाई 2004।
ये कितना डेट को हुआ था, इसका डेट यदि बोलता है तो 28 जुलाई को हुआ था। 28 जुलाई 2004 को इसका गठन हुआ था। अब इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, तो उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो संशोधित नाम है वो क्या रखा गया है। वर्ष 2020 में इसका नाम को परिवर्तित किया गया है और दूसरा नाम रखा गया है, तो उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या रखा गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 2023-24 में छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर प्रतिशत है, ऑप्शन दिया है यहाँ पे, सभी प्रतिशत में है। 5.62%, 7.92%, 6.56%, 4.53%। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6.56%। तो छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास दर प्रतिशत है वो कितना है 2023-24 के लिए? 6.56%। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट किस जिले में शुरू किया गया है? यहां से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में जो है देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट क्या किया गया है, शुरू किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में जो है और यहाँ पे मैं तथ्य दिया हूँ, उसको आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है पीडीएफ, इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे स्टडी विद केपी टेलीग्राम चैनल से, वहां से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हरियाली के प्रसार के लिए घोषित हरिहर छत्तीसगढ़ योजना के तहत कितने हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे 1331 हेक्टेयर, 1481 हेक्टेयर, 2034 हेक्टेयर, 2431 हेक्टेयर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही उत्तर है यहाँ पे। तो हरिहर छत्तीसगढ़ योजना के तहत 2431 हेक्टेयर में क्या किया जाएगा, पौधारोपण किया जाएगा। और कितना पौधारोपण किया जाएगा, तो 20 लाख लगभग पौधों का रोपण किया जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये सब दिया है इसमें पीडीएफ में, डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 80वां महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? अब ये 80वां संस्करण है, इसको जीता किसने वो बताना है आपको। ऑप्शन है यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स नई दिल्ली, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नई दिल्ली, सेल हॉकी अकादमी राउरकेला, आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन एयरफोर्स नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, झुमका जल महोत्सव 2024 का आयोजन किस जिले में किया जाता है? किया गया है या फिर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है इसका कोरिया, मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, सरगुजा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोरिया जिला। तो कोरिया जिला में आपका झुमका जलाशय है, वहां पे झुमका जल महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया, तो 1 से लेकर के 2 फरवरी 2024, तो इस डेट में इसको किया गया है आयोजित। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सरकार की किस योजना को छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार द्वारा बंद किया गया है? ऑप्शन है आपका गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, मुख्यमंत्री मितान योजना, राजीव युवा मितान क्लब। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजीव युवा मितान क्लब। तो इस योजना को जो है, जो कि पूर्व सरकार की योजना थी, उसको अभी जो वर्तमान में नया सरकार बना है भाजपा का, उसने बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देश में योग व प्राकृतिक चिकित्सा का दूसरा संस्थान छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर खोला जाएगा? ऑप्शन है आपका बिलासपुर, भिलाई, रायपुर, जगदलपुर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। अब इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि जो पहला योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा जो है देश का, वो कहाँ पे है, इसका संस्थान, पहला संस्थान कहाँ है। दूसरा आपका छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे खोला जाएगा बोल रहा है। तो पहला कहाँ खोला गया वो आपको बताना है। चलिए अगला देख लेते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे दिया है। इस समय जो है आयुष मंत्री कौन थे आपके, थे नहीं हैं, सर्बानंद सोनोवाल, ये मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आए थे। चलिए तो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ के मनु यादव और अभिषेक निषाद किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपका यहाँ पे कुश्ती, तैराकी, भारोत्तोलन, पैदल चाल। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती। तो कुश्ती खेल से संबंधित हैं ये दोनों खिलाड़ी। देखिए अभी तमिलनाडु में क्या हुआ है आपका, तमिलनाडु में क्या हुआ था, तमिलनाडु में यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खेल हुआ। इसमें जो है इन्होंने क्या गिला, मतलब कुश्ती में क्या जीता था, तो रजत पदक जीता था इन दोनों ने, ठीक है, मनु यादव और अभिषेक निषाद ने। अगला क्वेश्चन है, बैटल नॉट येट ओवर निम्न में से किन की आत्मकथा है? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे श्री अशोक जुनेजा, अमिताभ कांत, मनोज पिंगुआ, श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। 2 सेकंड है आपके पास।
तो किसकी आत्मकथा है जी ये? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, तो ये जो है आपके, ये हमारे वर्तमान में क्या है, राज्यपाल जी हैं। तो इनका जो है आत्मकथा है कौन सा, ये बैटल नॉट येट ओवर। और ये किस भाषा में है? मूल रूप से ये जो है उड़िया भाषा में है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, किसकी आत्मकथा है? तो श्री विश्वभूषण हरिचंद्रन जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है आपका, द बर्ड्स इन द स्टॉर्म किताब के लेखक का नाम क्या है? कौन सा पुस्तक जी? द बर्ड्स इन द स्टॉर्म। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, डॉक्टर भगवान जय सिंह, डॉक्टर भगवान दास बघेल, डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भगवान जय सिंह। तो इन्होंने जो है आपका द बर्ड्स इन द स्टॉर्म किताब लिखा है। ठीक है, तो ये लिखे हैं कौन सा किताब? द बर्ड्स इन द स्टॉर्म। तो यहाँ पे हमने जो भी अभी यहाँ पे क्वेश्चन किया उसका आंसर की आपको यहाँ पे लास्ट पेज में मिल जाएगा पीडीएफ के। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, व्यापम के फॉर्मेट में दिया गया है जी। तो इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे जब भी, तो स्टडी विद केपी चैनल है आपका, हमारा कौन सा, स्टडी विद केपी टेलीग्राम चैनल, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।